देश अपना 76वां दिवस मनाने जा रहा है। ये दिन भारत के गणतंत्र बनने का है। इस मौके पर हम आपके लिए लेकर आए हैं जनतंत्र टीवी की खास पेशकश। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और इसकी एक बड़ी कीमत है। ये कीमत हमारे जवानों ने हर बार अपने खून से चुकाई है। हम आपको लिए एक खास पैनल लेकर आए हैं। आज हम बात करेंगे कि किस तरह हमारे योद्धा दिन हो या फिर रात, समंदर हो या फिर आसमान, हर जगह हमारी सरहदों की रक्षा करते हैं। आज भारत की सेना कितनी बदल चुकी है और आने वाले समय में क्या चुनौतियां होंगी, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करवा देते हैं। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है। सर, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल टीपीएस जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी जनतंत्र टीवी पर। मेजर मोहम्मद अली शाह, डिफेंस एक्सपर्ट, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विंग कमांडर आलोक सहाय एक्सपर्ट है, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो भी डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल विनोद दत्ता जी मेरा आपसे होगा। सर, सेना के साथ दशकों के अनुभव के बाद आप अपने पूरे करियर में किस दौर को सबसे चुनौतीपूर्ण मानते हैं? देखिए, सबसे जो चुनौतीपूर्ण दौर था वो सन 60 का दशक था, जब भारत की सीमाओं पे चीन ने ललकारा था। क्योंकि जब विभाजन हुआ था तो करीब 4 लाख के करीब हमारी फौज थी और करीब 1.25 लाख आर्मी जो है, बल्कि 1.75 के करीब वो पाकिस्तान आर्मी को दे दी गई। और जो सबसे बढ़िया रेजिमेंट थी, जो सबसे बढ़िया इक्विपमेंट था, नेहरू साहब ने वो पाकिस्तान को दिया गया। उसके बाद कमांडर इन चीफ साहब उनके पास गए और उन्होंने कहा कि साहब, हमको अपनी जो आर्मी है उसको मॉडर्नाइज करना चाहिए। तो नेहरू जी का जवाब था कि साहब, किसी से लड़ना ही नहीं है, हम तो शांति प्रिय देश। मैं उनकी इस थिंकिंग को का सम्मान करता हूं, लेकिन एक नेशनल पावर के लिए आपको मिलिट्री जो माइट है उसको भी संभाल के रखना पड़ता है, उसको एम्पावर करना पड़ता है, उसको सुदृढ़ करना पड़ता है। और उन्होंने ये कहा था, जो बड़ा मतलब बहुत ही रिग्रेसिव स्टेप था, कि ये तो कुछ काम कर ही नहीं रहे हैं, इनको तो बल्कि आप इनसे थोड़ा कंस्ट्रक्टिव काम कराइए। और उस समय हमारी जो आर्मी थी उसको कई जगह बिल्डिंग बनाने में, कई जगह बंकर बनाने में, कई जगह जो बैरक्स थी उनको बनाने या उनके रिपेयर में लगा दिया गया बतौर ट्रुप लेबर। और उस समय जो डिग्रेडेशन हुआ फौज का, वो सबसे बड़ा चैलेंज था। और नतीजा आपने सन 62 में देखा। उसके बाद पाकिस्तान ने भी उसका फायदा उठाया और सन 65 में, क्योंकि सन 48 से ही पाकिस्तान कश्मीर को हथियाना चाहता है और कश्मीर कार्ड उसने हमेशा खेला है, लेकिन वो काम है। अब का जो दौर है, ये खासकर 5 अक्टूबर के बाद जो सियासी बहरान बांग्लादेश में देखा जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भारत के लिए उभर के आ रहा है। क्योंकि आप ये देखिए कि हमारे जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, खाली भूटान को छोड़ के मुझे नहीं लगता कोई देश बिल्कुल जी जान से आपके साथ खड़ा है। पाकिस्तान को तो खैर छोड़ ही देते हम। श्रीलंका का भी झुकाव चीन की तरफ है। मालदीव्स ने तो इलेक्शन प्रेसिडेंट मोइजू ने इसी मुद्दे पे लड़ा था कि वी आर एंटी इंडियंस एंड वी विल टेल द इंडियंस टू लीव ऑल देयर मिलिट्री एंड हार्डवेयर एज वेल एज ट्रुप्स। बांग्लादेश में जिस तरह से अभी देखिए आईएसआई की एंट्री बांग्लादेश में हो गई है। बांग्लादेश पाकिस्तान आर्मी की पंजाब रेजिमेंट वहां पहुंच चुकी है उनको ट्रेन करने के लिए। तो ये जो प्री 71 एरा है उसको रिवाइव किया जा रहा है। तो ये नेपाल खुद चीन की तरफ झुका हुआ है। तो इन सब चीजों को ध्यान में देखते हुए म्यांमार में जिसकी अराकान जो आर्मी है और जो अराकान आर्मी है, किस तरह से वो वहां की जनता के लिए भी एक चैलेंज बन चुकी है। भारत को चाहिए कि अब थोड़ा सा हमें आउटवर्ड्स देखना पड़ेगा, बजाय जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, बजाय इसके कि जो हमारे जो प्रोविंशियल इंतखाबात हैं या नेशनल इलेक्शंस वगैरह हैं, उनसे ऊपर हमें उठना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह का सूरत हाल हमें देखने को मिल रहा है वो काफी चिंता का विषय है। और इसके लिए हमें अपना जो सिक्योरिटी स्पेक्ट्रम है, हमारी जो आर्मी की प्रिपेयर्डनेस है, और हमें कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे। क्योंकि देखिए, अब तो हम सुन के भी थक गए हैं कि साहब अब ये आखिरी बार है, अब कोई इसके बाद चुनौती
हम स्वीकार नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। रक्षा मंत्री जी के मैंने कई बार इससे के वक्तव्य सुने हैं, लेकिन अब केवल इसको कहने के केवल एक जुमला बन के रह गया है, और छोटे-छोटे देश भी अगर हमें आँख दिखाएँगे, तो हमारे वजूद के लिए भी एक सवालिया निशान लग जाता है। जी, यानी कि ऐसे बहुत से कदम हैं जो कि अभी भी उठाने बेहद ज़रूरी है आने वाले समय के लिए। टीपीएस त्यागी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 का युद्ध पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन चुका है कि कैसे हमने 13 दिन में एक नया देश बना दिया। आप इस युद्ध का हिस्सा थे। वो कौन सा मिशन था जिसके लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया गया था? देखिए, मैं अपनी तारीफ अपने आप करूं वो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। बस इतना समझ लीजिए कि मैं अपने 5 सिपाहियों को जिनको गोली लग गई थी, वो दुश्मन के गांव चीना बेंदी चंद में फंस गए थे। मैं पहले उनको देखने गया, वापस आके दोबारा मैं उनको लेने गया और क्रॉल करके 5 को ले आया। जान बच गई, 2 बोर्ड आउट हो गए, 3 यूनिट में आ गए। ये खत्म है। लेकिन जो कुछ अभी कहा गया उससे पूरी तरह से 1971 की आपने बात की। 1971 में 2 टुकड़े कर दिए। पहली बात तो ये कि इसमें कोई पॉलिटिकल एडवांटेज या लीवरेज लेने की आवश्यकता नहीं। 2 टुकड़े किए। फौज ने हमारे पैर पीछे जाके रात के अंधेरे में पूरी की पूरी ब्रिगेड को वो कराया, जो रिस्क लिया। और जब हमने उस ब्रिज को तो रोका जहां से रिइंफोर्समेंट पाकिस्तान के आने वाले थे, तब उन्होंने सरेंडर किया। खैर, ये बात भी खत्म हुई। मैं कहना फौजी हैं, हमें ये बताइए, क्या कश्मीर का मुद्दा सॉल्व हो गया? ये क्या पाकिस्तान ने लिख के दे दिया कि मैं इसके बाद में अटैक नहीं करूंगा? 93,000 सिपाहियों को छोड़ने के बाद हमें क्या मिला? हमने 4 गुना ज्यादा एरिया के ऊपर दखल लिया था वेस्टर्न फ्रंट में, क्योंकि जो ग्रिम बैटल था वो वेस्टर्न फ्रंट में हुआ। ईस्टर्न फ्रंट में ज्यादातर साइकोलॉजिकल बैटल था। 4 गुना ज्यादा जगह जीतने के बाद वो सारी की सारी उन्हें वापस कर दी। तो फिर हमें क्या मिला? ना हमको जमीन मिली, ना हमको कश्मीर की उस प्रॉब्लम से मुक्ति मिली, बल्कि वो कश्मीर की प्रॉब्लम और बढ़ती। अगर आप देखें तो फौज को हमारी सरकारों ने धोखा दिया है, तत्कालीन सरकारों ने, हमारे धर्मगुरुओं ने भी धोखा दिया है। मैं एग्जांपल देता हूं। 1948 में जब हम गिलगित बाल्टिस्तान को लेने के लिए तैयार भी थे, सक्षम भी थे, हमने कहा भी, लेकिन उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री माउंटबेटन की बीवी के साथ इंग्लैंड के कैम्पशायर में 4 दिन के लिए आराम फरमा रहे थे और उन्होंने कहा कि सीज फायर कर दो, और उन्होंने कर दिया। हमारा नुकसान। अब उसके बाद में 62 में विनोद जी ने बता ही दिया कि कपड़े के जूते पहना के हाई एल्टीट्यूड पे भेज दिया। फिर भी रिजांगला में हमारी एक कंपनी के 113 सिपाहियों ने चाइना के 1300 सिपाहियों को मारा। इस चीज को आगे नहीं बताया गया। और 71 की बात मैंने आपको बता दी। ये तो सरकारों ने नहीं किया। 71 का वार जीतने के बाद इन्होंने फौज के सिपाहियों की जो पेंशन थी वो उन्हें 2/3 मिलती थी, वो घटा दी, आधा कर दी। कहीं दुनिया में है तो ऐसी दूसरी मिसाल। लिहाजा ये तो हमारे साथ सरकारों ने बुरा किया, और धर्मगुरुओं ने ये बुरा किया। धर्मगुरु हमें क्या सिखाते रहे? अरे दया, क्षमा, करुणा, प्यार, मोहब्बत, अतिथि सत्कार, सहनशीलता। भाई, बड़ी अच्छी बात है। ये व्यक्तिगत चरित्र का हिस्सा है, परिवार के लिए ठीक है, समाज के लिए ठीक है, मगर ये राष्ट्रीय चरित्र नहीं है। राष्ट्रीय चरित्र में आपको सहनशीलता 0 होनी चाहिए, व्यक्तिगत चरित्र में 100% होनी चाहिए। अब आप कल्पना कीजिए कि अगर पृथ्वीराज चौहान ने पहली बार में मोहम्मद गौरी को माफ ना किया होता, सहनशीलता ना दिखाई होती, तो आज हिंदुस्तान का इतिहास दूसरा होता। उसे कोई हक ही नहीं था राष्ट्रीय चरित्र के अंतर्गत उसको माफ करने का। लेकिन यहाँ पे तो वही चलता रहा। हमारे जितने प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ मित्रता का हाथ बढ़ाया। जवाहरलाल नेहरू ने इंडस वाटर ट्रीटी में उनको ज्यादा पानी दे दिया। लाल बहादुर शास्त्री ने उनको 65 का युद्ध जीतने के बाद भी हाजी पीर वापस कर दिया, और इंदिरा गांधी ने 93,000 सिपाही वापस कर दिए। और उसके बाद में जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो तो बाकायदा एक बस लेके वहां पे चले गए थे। कुल मिला के हमने हर बार दोस्ती का हाथ बढ़ाया, मगर हर बार उसने हमारी कमर में छुरा घोंपा। पहली दफा जब छुरा घोंपा गया था, तब हमें राष्ट्रीय चरित्र के अंतर्गत ऐसा कर लेना चाहिए था। और जो आज तक हुआ तो हुआ,
अब कम से कम, जैसा फिर इन्होंने बहुत बढ़िया बताया कि आज जितने हमारे आसपास के देश हैं, हमें उनसे खतरा तो कोई नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि एक बांग्लादेश जैसा जो हमारे सामने कहीं खड़ा नहीं होता, वो हमारे खिलाफ आके दिखा रहा है। तो इसमें हमको ये तकलीफ होती है कि हम वो सहने वाले नहीं है जी। अगर बॉर्डर के ऊपर उन्होंने मना कर दिया कि आप फेंसिंग नहीं कर सकते, सवाल ही नहीं उठता कि हम बात पूछे, हमें वहां पे एकदम फायरिंग करनी चाहिए। आप जो ताकत है वो इमीडिएट एक्शन में दिखाई देती है। मेरे घर में आग लग जाए तो मैं संविधान की धाराओं को नहीं पढ़ता कि मुझे करना चाहिए, मिलना हो जाएगा, नहीं होगा, आई टेक इमीडिएट एक्शन। एक आतंकी हमला हो, तुरंत उसका जवाब हो। एक साल वेट करने के बाद आप अगर एक सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं होती। इफेक्टिव तब होती है जब हमले का तुरंत जवाब दिया जाए, इफेक्टिव जवाब दिया जाए। और हम सब कैपेबल हैं। मैंने तो लड़ाई लड़ी है, मैं इस बात को जानता हूं कि जो जीत होती है वो जीत हौसले से मिलती है। जीत जो है वो जब बंदूक सामने हो तो गीता नहीं पढ़ी जाती। तो ये बहुत सारे जो हमको देश के अंदर हुए हैं, बिल्कुल सर, क्योंकि आपने अपने सफर में बहुत संघर्ष देखा है, बहुत सी चुनौतियां देखी है, और जाहिर सी बात है जब बांग्लादेश जैसा देश आंखें दिखाता है, ऐसे में आपकी राय बहुत ज्यादा मायने रखती है कि भारत को अब किस तरीके से कदम उठाना चाहिए। मोहम्मद अली शाह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, भारत पाक सीमा पर नियंत्रण रेखा पर आप तैनात रहे, इसके अलावा असम राइफल्स में उत्तर पूर्वी में सक्रिय सेवा और ऑपरेशन किए, तो भारत पाक सीमा और पूर्वोत्तर दोनों में किसे आप ज्यादा चुनौतीपूर्ण मानते हैं सर? मधु जी शुक्रिया। मैं भी हमेशा बहुत खुशी होती है, आदर सम्मान होता है मैं आपका गुफ्तगू में होता हूँ आपके चैनल में, और आपकी रिसर्च में आगे देता हूँ। आप केवल विषय पे ही नहीं, आप पैनलिस्ट के बारे में भी पूरा पढ़ के आते हैं। जैसे कि आपने कर्नल डीपी त्यागी साहब से वीर चक्र साहब के बारे में पूछा, आपने मेरे से मेरे असम राइफल के ताल्लुकात से के बारे में पूछा। तो देखिए, मैं ये आपका जवाब देता हूँ कि हिंदुस्तान की सेनाएं जब मैं बोलता हूँ केवल आर्मी नहीं, केवल पैरामिलिट्री नहीं, सारी जितनी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, हम सब तैनात हैं कि कहीं पे भी हिंदुस्तान का के ऊपर कोई भी एग्रेशन करे, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे उसका, इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं। अब एक और बात ऐसी है कि पूरे देश में पेट्रियोटिज्म, ये राष्ट्रवाद की भावना जागती है 15 अगस्त को या 26 जनवरी को, मगर मैं दाग देता हूं आपकी और आपके चैनल की, आप लोग हमेशा राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हमेशा पेट्रियोटिज्म की बात करते हैं कि बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, सरहद पे कभी भी कोई भी हम पे नापाक नजरें गाड़ पाएगा, अगर पाकिस्तान गाड़ा हम उसकी आंखें खींच लेंगे। कोई हम पे हरकत नहीं कर पाएगा, हमारी सेनाएं हैं। अच्छा, एक बात, अहम बात मेरे को आपके माध्यम से, आपके चैनल से बात करनी थी, ये बात, क्योंकि अभी लाइव से पहले मेरे को किसी के फोन आया, बोला कि देखिए आज 17 साल पहले ना माधुरी जी, ठीक 17 साल पहले 26 जनवरी 2008 में तब कर्तव्य पथ राजपथ था, तो मैंने असम राइफल्स का मार्चिंग दस्ता भी कमांड किया था, और मैं दोनों पाँव में फ्रैक्चर थे उस टाइम पे। तो किसी ने मेरे को फोन किया कि 17 साल पहले तुमने इंडिपेंडेंस डे पे, पर मैं इंडिपेंडेंस डे नहीं, रिपब्लिक डे पे किया था। तो लोगों ने बोला भाई अच्छा रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे ऐसे करके, मैं कई बार लोगों के मुंह स्लिप गया। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि देखिए, दरअसल हुआ यूं था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि महात्मा गांधी साहब उस टाइम पे लीड कर रहे थे, फादर ऑफ नेशन, 26 जनवरी 1930 में पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिक्लेयर की थी, तो इसलिए ये दिन चुना गया था। अब क्या हुआ, जब ये ब्रिटिश राज 15 अगस्त 1947 में जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, तो जब दो मुल्क में बटे, तो जो कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 था, वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड वो रिप्लेस हुआ। तब जॉर्ज 6 और अर्ल माउंट बैटन गवर्नर जनरल बने उसके बाद, और फिर 29 अगस्त 1947 में एक 7 मेंबर की एक ड्राफ्टिंग कमेटी तैयार हुई, जो कि हेड कर रहे थे, प्रिसाइड कर रहे थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब, एक एज अ सर्विंग चेयरमैन, के वो कॉन्स्टिट्यूशन पास करने के लिए, वो ड्राफ्ट करने के लिए। तो मैं सब पूरी देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं इससे। अच्छा, अब बात करते हैं कि हमने ये दिन परेडों से, पॉलिटिकल स्पीचेस से, कल्चरल इवेंट से, सेरेमनी से सजता है। हम अपना दमखम दिखाते हैं कर्तव्य पथ से। हर साल एक इंटरनेशनल ग्लोबल वर्ल्ड लीडर, एक हेड ऑफ स्टेट आता है बेसिकली, हमारे प्रधानमंत्री साहब और राष्ट्रपति के वहां पे, और परेड को विटनेस करते हम अपना दमखम भी दिखाते हैं।
इससे हम अपना डिस्प्ले तो करते ही करते हैं। ये एक तरीके का संदेश भी होता है बाकी मुल्कों को कि हमारी ताकत क्या है। जैसे कि ब्रह्मोस 2 है, ब्रह्मोस 2 दुनिया का सबसे शक्तिशाली और सबसे तेज क्रूज मिसाइल माना जाता है। अब तक ब्रह्मोस 1 था, ब्रह्मोस 2 के आने के बाद जैसे कि ब्रह्मोस यानी कि ब्रह्मपुत्र रिवर और मॉस्को रिवर, तो वो एक जॉइंट वेंचर है हिंदुस्तान और रूस का। तो उस तरीके से हम अलग अलग डिस्प्ले करते हैं, जैसे कि हम नाग मिसाइल का डिस्प्ले करेंगे अभी, हम प्रलय का डिस्प्ले करेंगे अभी। प्रलय अपना मिसाइल वो इंडिजिनस है, वो देसी है, वो डीआरडीओ ने बनाए हैं। तो इससे जैसे कि प्रलय मिसाइल, प्रलय शब्द ही है, सुना होगा आपने, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। तो उस टाइप से प्रलय यानी कि वर्ल्ड इज कम टू एन एंड, दुनिया खत्म हो गई है। तो जी तो इससे मैं बिल्कुल सर, आने वाले समय के लिए किस तरीके से भारत तैयार हो रहा है और किस तरीके से भारत की जो आत्मनिर्भरता है रक्षा क्षेत्र में वो किस तरीके से बढ़ती जा रही है, आज विश्व में इसकी जो झलक है वो 26 जनवरी को दिखाई देती है। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। आलोक साही जी, आपका रुख करूंगी। सेना के अलावा आपका अनुभव इंटेलिजेंस से भी जुड़ा है, आपको कारगिल मेडल से भी सम्मानित किया गया है। हम आपसे कारगिल से जुड़े कुछ अनुभव बताइए आप, और आज हम कितने तैयार हैं ऐसे ऑपरेशन के लिए, ये भी विस्तार से बताइएगा सर। माधुरी जी, कारगिल का युद्ध जो था वो एक अनोखा युद्ध था, क्योंकि विश्व में पहली बार कोई भी वायुसेना इतने ऊंचे ऑल्टीट्यूड पर ऑपरेशन कर रही थी। ये एक पहला अनुभव था और हमने उससे बहुत कुछ सबक लिया है। ये 1999 का जो कारगिल युद्ध था, ये करीब 85 दिनों तक चला और हमारे करीब 547 जवान शहीद हुए इसमें जी। लेकिन जब ये लड़ाई शुरू हुई तो मैं श्रीनगर हवाई अड्डे पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर था और मेरा काम था कि जितने भी फाइटर्स आ रहे हैं, चाहे पीछे से आ रहे हों या श्रीनगर या अवंतीपुर हवाई अड्डे से जितने भी फॉर्मेशंस वहां से एयरबर्न हो रहे थे, उनको कंट्रोल करना, उनको सुरक्षित टारगेट कंट्रोल करके भेजना और रिकवरी उनका करना। जब वो वापस लौट रहे थे तो तेजी से सभी फाइटर्स का रिकवरी करना, ये मेरा काम था। तो इसमें जब पहली बार ही युद्ध शुरू हुआ तो हमने देखा कि हमारे जो टारगेट्स थे वो पहाड़ियों की इतनी ऊंचाइयों पर थे और गुफाओं के अंदर थे। उन्होंने जो बंकर्स थे वो चट्टानों के बीच में बना रखे थे जी। तो जब हमने बॉम्बार्डमेंट करना शुरू किया तो ये पाया कि चट्टान जो है ना, वो गुफा के अंदर अगर कोई छुपा हुआ है तो वो जो चट्टान है ना वो शील्ड का भी काम करती है जी। तो इसका मतलब कि अगर हम बॉम्ब गिराएंगे, अगर 10-15 मीटर भी अगर बगल बॉम्ब गिरा तो वहां का जो अंदर उसमें बैठा हुआ बंकर में सिपाही है उसको वो पत्थर की चट्टान शील्ड के जैसा रोक लेती थी। तो हमारे पास पिन पॉइंट एक्यूरेसी के वेपन्स नहीं थे, लेजर गाइडेड वेपन्स नहीं थे कि हम पिन पॉइंटेड बिल्कुल उनके बंकर्स के अंदर स्ट्राइक कर सकें। और इसकी जरूरत तुरंत महसूस की गई और हम सौभाग्यशाली थे कि उस समय का जो हमारा राजनीतिक नेतृत्व था और खास करके जो हमारे रक्षा मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस साहब, उन सरकार ने बहुत त्वरित तरीके से काम किया और मात्र 2 दिनों के अंदर में आज ये पब्लिक डोमेन में है, तो मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है। इजराइल सरकार के युद्ध के बारे में सभी जानते हैं और उस युद्ध में किस तरीके से संघर्ष पूर्वक और किस तरीके से चुनौतियों को पार करते हुए कारगिल युद्ध जीता था वो सभी के सामने है और किस तरीके से सेना का एक जज्बा उस युद्ध में दिखाई दिया था। हमारे साथ यूके देवनाथ जी भी जुड़े हुए हैं। सर, वायुसेना में आपने दशकों तक देश की सेवा की और रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर गहरी पकड़ रखते हैं। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूं कि आपने मिग से लेकर हंटर विमान तक उड़ाए, कैसा रहा आपका अनुभव? माधुरी जी, मैं कह सकता हूं कि मैं देश के उन भाग्यवान नौजवानों में से एक था जिसको 1979 में कमीशन मिला जी। और कमीशन के बाद मैंने शुरुआती दिनों में नैट, अजीत, हंटर और फाइनली मिग 23 विमान उड़ाया। खास बात यह है कि मेरे कमीशनिंग के बाद से पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ भी हमारी इतनी झड़प हुई, उसमें हम लोग अलर्ट मोड में तो गए काफी बार। एयरफोर्स में हम बोलते हैं एपीएम, एडॉप्ट प्रिकॉशनरी मेजर्स, यानी मैं जहां पर भी डिप्लॉयड था, चाहे श्रीनगर में 18 स्क्वाड्रन, जोधपुर में 10 स्क्वाड्रन, जहां पर भी हम डिप्लॉयड थे, हम नलिया में भी डिप्लॉय हुए, लाओ लश्कर, गोला बारूद, रॉकेट्स के साथ। लेकिन इसके बाद शायद हमें
असली हमला करने का आदेश कभी नहीं आया। जरा दिल में कसक रह गई। लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि 1999 में जब कारगिल ऑपरेशंस हुए तो मैं हेडक्वार्टर ईस्टर्न एयर कमांड में था। तब तक थोड़ा सीनियर हो गया था, 20 साल की नौकरी हो गई थी। तो असल में मेरा काम कमांड हेडक्वार्टर में था कि जितनी ईस्टर्न एयर कमांड की रिसोर्सेज थी उनको एक एफिशिएंट तरीके से वेस्टर्न एयर कमांड की तरफ भेजना, क्योंकि एयर हेडक्वार्टर और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का आकलन 1999 में ऐसा हो गया कि शायद पूरब में झड़प नहीं होगी। झड़प जो है वो पूरी तरह से कश्मीर के साथ कारगिल के आसपास ही लिमिटेड रहेगी। विनोद दत्ता जी, मेरा आपसे सवाल रहेगा, अगर हम पहले की सैन्य ताकत के बारे में बात करें और अब की सैन्य की ताकत के बारे में बात करें तो किस तरीके से आप देखते हैं अंतर? देखिए, अभी जो हमारा आर्मर पंच है, जो हमारी सैन्य ताकत है, वो पूरी विश्व में उसका कोई सानी नहीं है। हालांकि हम सबसे चौथी बड़ी सेना है, लेकिन भारत की जो सेना का जो सबसे बड़ा जिसे कहते हैं मजबूत स्तंभ है, वो है भारतीय सेना का जवान और जूनियर कमीशन ऑफिसर्स, और एक उम्दा लीडरशिप जो मिलिट्री लीडरशिप है वो बहुत आला दर्जे की है। हमारे यहाँ देखिए, ऑफिसर्स को सबसे पहले ये सिखाया जाता है, जो वहाँ इंडियन मिलिट्री एकेडमी में चैटवुड हॉल में बिल्कुल स्क्रिप्टेड है, द सेफ्टी, ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ योर कंट्री कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। सर्वोपरि देश। द मेन और द पर्सनल यू कमांड, देयर सेफ्टी, ऑनर एंड वेलफेयर कम्स नेक्स्ट, और आपका अपना निज सुख, आपका कंफर्ट, आपकी सेफ्टी एज एन ऑफिसर हमेशा लास्ट में आएगा। तो यही जो मंत्र है, इस पे भारतीय सेना की जो लीडरशिप है, जो उनके ऑफिसर हैं, वो काम करते हैं। और जो हमारे सैनिक हैं, जो हमारे जूनियर कमीशन ऑफिसर्स हैं, उनकी कोई मिसाल नहीं है। सबसे बड़ी जो बहादुर जवान हैं वो भारतीय सेना में है। हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो बड़ी कम है। अगर आप, मैंने यूनाइटेड नेशंस में भी काम किया है, तो अगर आप ये देखें कि वहां की जो आर्मीज आती हैं, हमारे जवान इतने भोले होते हैं। एक बार हम गए थे, वहां गर्मी काफी थी, तो वो जो कुछ एयर कंडीशनर सूट्स आए थे, तो जवानों को हमने कहा, मैंने कहा इनको इस्तेमाल करो। इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? बोलो नहीं साहब, खराब हो जाएगा तो कहीं पेमेंट ना करना पड़े। और वो बेचारे गर्मी को जूझते रहे। तो वहां जो फोर्स कमांडर था उसने भी कहा कि देखो कितने भोले हैं आपके जवान, लेकिन फिर भी गर्मी में अपना जो रण कौशल है या जो अपनी युद्ध नीति है उसको दिखा रहे हैं। तो ये भारतीय सेना का जवान है। तो हमारे यहाँ सबसे पहली चीज है देशभक्ति, नाम, नमक और निशान। इन तीन चीजों पे भारतीय जो सेना है, या कोई पलटन है या रेजिमेंट है, वो काम करती है। कर्नल त्यागी साहब देखिए, बड़े बड़े भारी योद्धा रहे हैं अपने समय के, और उनका काफी एक्सपीरियंस है और बड़े प्रखर रूप से बोलते हैं। तो ये इन सब चीजों की, जितने हमारे वेटरन्स हैं, वो एक ऐसी ताकत प्रदान कर रहे हैं, एक ऐसा मोटिवेशन प्रदान कर रहे हैं लोगों का। क्योंकि देखिए, हमने तो अपनी जो इनिंग्स थी वो खेल ली। वो कहते हैं ना कि अब ये वतन तुम्हारे हवाले है। आपके संघर्षों से ही तो इंस्पायर होकर आज की सेना की बात कर ले, आपकी ही कहानियां सुन के कहीं ना कहीं उनका जो एक जज्बा है वो बढ़ता है, और कहीं ना कहीं एक इंस्पायर स्टोरी सुन के और ताकत मिलती है और क्षमता मिलती है कि किस तरीके से देश की रक्षा करनी है। आज के युवाओं की बात ले लीजिए या फिर सेना की बात ले लीजिए, क्योंकि आपकी कहानियां पढ़कर ही आज की सेना या फिर आज के युवा बड़े होते हैं। टीपीएस त्यागी जी, आपका रुख करूंगी, क्योंकि देखिए, अगर हम विश्व की बात करें तो जो भारत का वर्चस्व है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो रहा है, चाहे किसी भी क्षेत्र में बात कर लीजिए। लेकिन अगर रक्षा क्षेत्र की बात करें, जिस तरीके से आत्मनिर्भर बन रहा है भारत, तो विश्व में कितना वर्चस्व मजबूत है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि हम पहले के मुकाबले बहुत ताकतवर हुए हैं जी। डिफेंस प्रोडक्शन जो हमारा करीब करीब ना के बराबर था, आज 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में 2 डिफेंस कॉरिडोर बन चुके हैं। हमारे हथियार बाहर के देश खरीद रहे हैं। हमने बहुत सारी चीजों को जो डिफेंस में बाहर से बुलाते थे, मंगाते थे, उसके ऊपर पाबंदी लगा दी है। और जब इसको हम कंपेयर करते हैं उस पीरियड से, जिस पीरियड में हमारे डिफेंस मिनिस्टर
खड़े होकर ये कहते थे कि हम बॉर्डर एरिया में इसलिए डेवलपमेंट नहीं कर रहे, सड़कें पुल इसलिए नहीं बना रहे कि कल को अगर चीन आएगा तो वो इनका इस्तेमाल करेगा। एक वो माइंडसेट था। आज वो माइंडसेट बदल चुका है। ये सब बातें अच्छी हैं, लेकिन जब हम 26 जनवरी के मौके पर मिलते हैं तब केवल इसलिए नहीं, हम एक समीक्षा करने के लिए भी मिलते हैं। मैं आज एक बड़ी खास बात आपको बताना चाहता हूँ। 1947 का जो सिपाही था वो भोला भाला था, जैसा कहा अभी दत्ता साहब ने, वो भोला भाला सिपाही था, कम पढ़ा लिखा था। लेकिन आज का सिपाही नहीं, आज के सिपाही के हाथ में एक स्मार्ट मोबाइल फोन है। आज का सिपाही टेलीविजन देखता है, उसे अपने नेताओं के आचरण और भाषण का पता लगता रहता है। वो ये सुनता रहता है कि हमारे ही देश का एक नेता ये कह रहा है कि अगर हिंदुस्तान में चीन का राज आ जाए तो अच्छा है। वही नेता ये भी कह रहा है कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी। वही नेता ये भी कह रहा है कि हिंदुस्तान की फौज तो आतंकियों से मिली हुई है, साठगांठ है। फिर वो एक दूसरे नेता को सुनता है जो ये कहता है कि तमांग में तो हिंदुस्तान की सेना पिट कर आ गई। फिर वो ये भी जानता है कि डोकलाम में जब हम और चाइना आमने सामने थे, लड़ रहे थे, गुत्तम गुत्ता मैन फाइट, दैट वाज द टाइम। उस समय हमारा मनोबल बढ़ाने की बजाय हमारे ही देश का कोई नेता वहां जाके और चाइना के राजदूत के साथ बातचीत करता। क्या ये हम जानते नहीं? अगर हम इनकी बात करें तो लोग कहते हैं साहब आप तो पॉलिटिकल हो गए। पॉलिटिकल मीन्स व्हाट? हम किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन क्या हम सच को बिना देखें? हम ये जानते थे कि हाँ भी थोड़ा बहुत ऐसा होता है, ये पॉलिटिकल पार्टी चंदा बंदा लेती होंगी, लेकिन ये हमने कभी नहीं सुना और देखा कि हमारे देश के कुछ लोग, कोई पॉलिटिकल पार्टी चाइना में, दुश्मन देश में जाके बाकायदा एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करे और वहां से उनके ट्रस्ट में पैसा है। क्या ये चीज मैं अगर बोल दूंगा तो ये कहेंगे मैं पॉलिटिकल हो गया? तो सर क्या इन सब चीजों को भारत के खिलाफ गतिविधियों में गिना जाएगा? सवाल ये है। आज मैं एक बात बोलता हूँ, अच्छी अच्छी बात ही सब कहे जा रहे हैं। मैं बोलता हूँ हमारे स्वतंत्रता संग्राम में क्या हुआ था? हमारे जितने स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने उस समय के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को काला कानून कहा था, काला कानून कहा था। इसके लिए लड़ाई लड़ी थी। बाद में संविधान बना। उस संविधान की सुबह से लेकर शाम तक कोई कॉपी लेके घूम रहा है, कोई रक्षा की बात कर रहा है। मैं आपके सामने बोलता हूं, क्लॉज नंबर 147, आई रिपीट, क्लॉज नंबर 147, उसमें इतनी शर्मनाक बात लिखी हुई है। और वो क्या है? उसका मतलब ये है कि अगर इस संविधान में कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए, कभी कुछ समझ में ना आए, कहीं दुविधा में पड़ जाओ, तो प्लीज रेफर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। Now this is what I want to say कि हमारे देश के भी लोग, हम सीधे साधे लोग हैं, हमने कभी विश्लेषण नहीं किया। हम इन बातों पर यकीन करते रहे, दे दी हमें आजादी बिना खड़े बिना डाल, बकवास, रॉन्ग, झूठ, गलत। आजादी जो भी कुछ मिली, जैसी भी टूटी फूटी मिली, इट वॉज बिकॉज ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर आके कलकत्ता में आते हैं, हमारे चीफ जस्टिस से मिलते हैं हाई कोर्ट के, और उनसे कहते हैं कि हम बहुत जल्दी में थे हिंदुस्तान को छोड़ने की, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नेतृत्व और आजाद हिंद फौज की कुर्बानियों के कारण हिंदुस्तान की फौज बगावत कर चुकी थी। फिर उसने पूछा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कि अच्छा सर ये बताइए कि क्या इसमें मोहनदास करमचंद गांधी का कोई योगदान था? उसने कहा MINIMAL, मिनिमल, यानी कि जीरो, नेग्लिजिबल था क्या, और बताया क्या गया? बिल्कुल सर, और इन मामलों में हम देखते हैं कि कितनी पॉलिटिक्स भी होती है। जब सेनानियों के नामों का जिक्र होता है, हम देखते हैं कि किस तरीके से पॉलिटिक्स होती है, चाहे हम सुभाष चंद्र बोस जी की बात कर ले या फिर हम महात्मा गांधी जी की बात कर ले, क्योंकि हम देखते हुए आए हैं कि सबने अपना अपना तर्क भी रखा है। मोहम्मद अली शाह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, क्योंकि आपने ब्रह्मोस्त्र और प्रलय मिसाइल का जिक्र किया था, तो मैं जानना चाहूंगी, दर्शक भी जानना चाहेंगे कि ये मिसाइल भारत को कितनी मजबूती प्रदान करते हैं? अरे बहुत ज्यादा मजबूती प्रदान करेंगे माधुरी जी। इससे दुश्मन ठटर कांपेगा हमारे से, बिल्कुल उनको हमारा दमखम दिखेगा भैया, हमारा दमखम दिखेगा इसमें। और
जैसे कि प्रलय मिसाइल हो गया, नाग मिसाइल हो गया, ये कल डिस्प्ले पे होंगे बल्कि वहां पर, और जहां पे कदमों से कदम मिलेंगे, बिल्कुल कदमों से कदम मिलते हैं, कंधों से कदम मिलते हैं, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब दिल दुश्मन के हिलते हैं। तो इस पे एक कविता भी है माखनलाल चतुर्वेदी की, जो कि फौजी के लिए के उसकी पुष्प की अभिलाषा, ये पढ़ी होगी अक्सर लोगों ने स्कूल में। चाह नहीं मैं सुर बाला के गहनों में गूंदा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सर पर चढ़ूं भाग्य पर ठिलाऊं, मुझे तोड़ ले पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर अनेक। तो बिल्कुल इसमें तो हम अपना दमखम दिखाएंगे, बल्कि सबसे बड़ी ताकत हमारी क्या है, हिंदुस्तान की सेना की क्या है, टेक्नोलॉजी तो है ही है हमारे। बिल्कुल मोहम्मद अली शाह जी, जब भी इन मिसाइलों का जिक्र होता है तो हमने देखा है कि किस तरीके से भारत की आत्मनिर्भरता की जो झलक है वो नजर आती है कि किस तरीके से भारत विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ रहा है। यूके देवनाथ जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपका सामना दुश्मन के विमानों से हुआ हो? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा माधुरी जी। देखिए, ऑपरेशनल पायलट के हिसाब से हम माउंट करते हैं एयरफोर्स में, जिसे हम ORP बोलते हैं, ऑपरेशनल रेडीनेस प्लेटफॉर्म जी। तो 1987 की बात है, ऑपरेशन ब्रास्टेक्स के दौरान हमें फॉरवर्ड बेस में डिप्लॉय किया गया था और वहां पर ORP पे मेरी तैनाती थी। तो ऑपरेशनल रेडीनेस प्लेटफॉर्म में क्या होता है कि रनवे के इस तरफ 2 जहाजों को बलास्ट पेन में तैयार कर दिया जाता है और उनके जहाज को 2 मिनट या 5 मिनट की रेडीनेस पे रखा जाता है और जरूरत पड़ने पर, जैसे विंग कमांडर आलोक साय हैं, उनका आदेश आएगा स्क्रैम्बल स्क्रैम्बल स्क्रैम्बल। उसका मतलब है इंजन स्टार्ट करो और टेक ऑफ करो। तो मैं तुरंत टेक ऑफ कर गया। मैं नंबर 2 था, मेरे नंबर 1 मेरे से आगे थे। जैसे ही 1987 की बात है, हम लोग करीबन 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचे तो जो हमारे कंट्रोलर थे, फाइटर कंट्रोलर विंग कमांडर साहब यहाँ बैठे हैं, बहुत इज्जत करता हूं मैं हमारे फाइटर कंट्रोलर्स की, क्योंकि आंख से हमें दुश्मन तब तक नहीं दिखाई देता जब तक कि एक फाइटर कंट्रोलर हमें सही तरीके से दुश्मन की टारगेट की तरफ गाइड ना करा दे। तो हुआ ऐसे कि 10,000 फीट की ऊंचाई पर जब गए तो उसी टाइम कंट्रोलर को एक और टारगेट नजर आ गया। तो अब क्या करते? ऑप्शन सिर्फ ये था कि नंबर 1 जो है, मैं नंबर 1 के पीछे पीछे रहूं और उस पहले वाले टारगेट की तरफ ही हम दोनों जाएं। लेकिन तो ग्राउंड में कमांडर होते हैं, उन्होंने डिसीजन लिया और हमें तुरंत फाइटर मिला, जैसे विंग कमांडर्स आए हैं, कि नंबर 1 जो है वो उत्तर की दिशा में जाकर एक टारगेट एंगेज करेंगे, नंबर 2 यानी मैं दक्षिण की दिशा में जाके दूसरे टारगेट का पीछा करूंगा। हुआ ऐसे कि दोनों ही एनिमी के जो टारगेट थे वो इंटरनेशनल जो बॉर्डर है वहां तक आ गए थे, लेकिन वो भारत की सीमा के अंदर टच करके वापस चले गए। यह जैसे ही हुआ तो हमारे ग्राउंड कमांडर्स को यह अंदेशा हो गया कि उनका मंशा ये था, पाकिस्तानी एयरफोर्स के जो कमांडर थे उनकी मंशा थी कि हमें एक्साइट करके टेक ऑफ करा दें ताकि वो जांच कर सके कि हम कितने जल्दी 1 मिनट 2 मिनट या 5 मिनट में उनका पीछा कर सकते हैं। दूसरी बात, उनकी दूसरी मंशा ये थी कि ये जो टारगेट उन्होंने पाकिस्तान से 2 ब्लिप यानी 2 फाइटर विमान हमारी तरफ भेजे थे, हमारे जो रेडार्स हैं, खासतौर से हमारे जो मिसाइल गाइडेंस रेडार्स है वो ऑन हो जाएंगे तो दुश्मन के उस तरफ उनकी जो टोही विमान है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर विमान है, वो हमारे मिसाइल गाइडेंस रेडार की फ्रीक्वेंसी को पकड़ लेगा, ट्यून कर लेगा, रिकॉर्ड कर लेगा ताकि भविष्य की उतनी इस्तेमाल करें। तो तुरंत सारे MGR को आदेश चला गया कि अपने अपने रेडार ऑफ कर लो। हमें भी आदेश मिल गया कि हम भी अपने जहाज का रेडार स्विच ऑफ करके वापस लौट आए। तो मेरे ख्याल से उस वक्त मेरे नंबर 1 जो थे वो बेहद दिलचस्प सफर रहा है जिसका आपने अभी जिक्र किया है और जाहिर सी बात है ऐसे ही सफर सुनकर बहुत सारे इंस्पायर होते हैं युवा। हमारे साथ आलोक साय जी भी जुड़े हुए हैं। सर, क्योंकि अगर कारगिल युद्ध की बात की जाए तो उस वो युद्ध सभी के जहन में है, लेकिन जब भी सेना में भर्ती होती है तो बहुत से नियम और कानून होते हैं। उन नियम और कानूनों में रहकर युद्ध लड़ना कितना मुश्किल रहता है?
जी हाँ, नियम और कानून तो मानने पड़ते हैं और सरकार के दिशा निर्देश को भी मानना पड़ता है। जैसे कारगिल युद्ध में भी सरकार का बहुत ही क्लियर कट दिशा निर्देश था कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल को पार नहीं करेंगे, उसको क्रॉस नहीं करेंगे। तो कई बार ऐसे मौके आए कि जैसे लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल सटा करके उन्होंने आर्टी गन्स लगा दिए थे, जिससे वो फायरिंग कर रहे थे हमारे जहाजों के ऊपर में। तो हमें भी ऐसे निर्णय लेने पड़े कि उस आर्टी गन्स को हमें मारना पड़ेगा, और हमने उसको मारा फिर मिराजेस के मदद से। तो वार में बहुत कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो छन के बाद में बाहर आती हैं, और उस समय जो कंट्रोलर होता है या जो फाइटर होता है, वो उस समय ऐन वक्त पर अपना निर्णय लेता है कि उसको क्या करना है। कई बार ऐसे मौके आते हैं जहां पर आपको दिशा निर्देश से भी थोड़ा आगे बढ़ करके कदम उठाने पड़ते हैं अपनी जीत के लिए। जैसा कि आपने देखा होगा कि अभिनंदन ने किया, अभिनंदन ने जो किया वो वही क्षण था। उसी तरह से मैं कंट्रोलर था जब नचिकेता का इजेक्शन हुआ, तो स्क्वाड्रन आहूजा को नहीं जाना था, मैं कंट्रोलर था, वो ओआरपी पे थे, उनको वापस जाना था। तो स्क्वाड्रन आहूजा आरटी पे आए, उन्होंने कहा कि आई हैव नोटेड डाउन द कोऑर्डिनेट्स वेयर हरकुलस दैट इज नचिकेता हैज इजेक्टेड, चेक विद बैडो, कंफर्म क्लियर फॉर टेक ऑफ। और मैंने बैडो से चेक करके उनको क्लियर किया टेक ऑफ के लिए, और वो गए, उनको वहां जाना नहीं था। तो ये सब चीजें होती हैं। मैं आपको, सिपाही को, अफसर को उस समय उस क्षण पे कई ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो इतिहास बनाते हैं, और यही निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वो हमारे सैनिकों में दूसरे सैनिकों से काफी ज्यादा है, और इसीलिए भारतीय सेना काफी एज दिखाती है किसी भी एक्सरसाइज में दूसरे देशों के साथ। या हमने अमेरिकन के साथ भी इंडो यूएस एक्सरसाइज में भी हम उनको बीट करते हैं। बिल्कुल सर, भारत की सैन्य ताकत की बात कर ले या फिर सैनिकों की बात कर ले, तो आज भारत जिस तरीके से मजबूती की तरफ आगे बढ़ रहा है, ये पूरा विश्व देख रहा है। चाहे वो रूस की बात कर ले या फिर अमेरिका की बात कर ले या फिर चीन की बात कर ले, हमने ये भी देखा है कि किस तरीके से एक तरफ जहां चीन भी समझौते के लिए तैयार हो गया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो 76वां गणतंत्र दिवस, और इस मौके पर आपने सुना किस तरीके से सफर रहा, संघर्ष रहा भारतीय सैनिकों का, और आने वाले समय में किस तरीके से भारत आत्मनिर्भरता की ओर, विकसित की ओर बढ़ रहा है। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।